अगर कोई बंदा इस चीज़ में फंस जाता है तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम जिस ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं वो रियल है या ये फेक है? लालच, अज्ञानता, डर और आलस, ये चार चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एक इंसान जो है किसी भी साइबर स्कैम में या साइबर फ्रॉड के हाथ में फंस सकता है। आपको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो हैं ये इनफ है लोगों को अवेयर करने के लिए? शुरू के 3 घंटे बड़ी अहमियत रखते हैं। आपका फ़ोन बजता है, आपके फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है और जैसे ही आप उस मैसेज पर क्लिक करते हैं मिनटों में आपकी सारी जमा पूंजी हो जाती है छूमंतर। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तेज़ी से अपने पैर पसार रहा हो, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी में साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स और डिजिटल अरेस्ट भी तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो जब हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा हो उस वक्त हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे एक्सपर्ट की जो खतरे को पहले ही भांप कर हमें सही और सटीक रास्ता दिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉड फाइल्स की इस पहली एपिसोड की, जिसमें हम बात करेंगे मिस्टर विजयंत गौर से, जो डायरेक्टर जनरल हैं साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, नमस्कार। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। डिजिटल ज़माने में जिस तरीके से होना चाहिए एक इंसान को, उसी तरीके से। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आए दिन कोई ना कोई केसेस हम सुनते आ रहे हैं। इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू डे एंड अ ब्रांड न्यू स्कैम। तो सर, अगर मैं आपसे बात करूं स्कैम्स के बारे में, जिस तरीके से स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो टिप्स हम आए दिन सुनते रहते हैं, हर कोई हमें टिप्स बताते रहता है, वो सफिशिएंट है लोगों को अवेयर कराने के लिए कि आप इन डिजिटल फ्रॉड से किस तरीके से बच सकते हैं? क्योंकि टिप्स तो हर कोई दे रहा है बट उस पर लोग अमल भी कर रहे हैं, फिर भी वो डिजिटल स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। मानता हूँ बिल्कुल इस चीज़ को, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए कि इंसानी दिमाग सबसे तेज़ होता है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़, क्योंकि कंप्यूटर्स को भी बनाने वाले हम ही हैं। तो हमें ये ध्यान रखते हुए कि जो है हमारा दिमाग कितना तेज़ है, ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं करें तो कोई और दूसरा तो ज़रूर कर रहा होगा, और जो कर रहा होगा वो सबसे आगे होगा। तो ये एक तरीके की दौड़ है जिसके अंदर हर इंसान को आगे होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही जब हमने शो के प्रोमोज रिलीज़ किए तो हमारे कुछ ऑडियंसेस हैं, उनका कुछ मैसेजेस आया हमें। तो एक ऑडियंस है हमारे, शुभम अरोड़ा। उनके साथ एक स्कैम हुआ है, वो एक स्कैम में फंस गए थे। वो बताते हैं कि उन्होंने टेलीग्राम का एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसमें उन्होंने 2000 पैसे लगाए और ये रिपीटेडली उन्होंने करा। उनको कुछ कंडीशंस बताई गई कि आप ये कंडीशंस फॉलो कीजिए, आप पहले 2000 लगाइए, फिर कुछ दिन के बाद उनको और 2000 लगाने के लिए बोला गया। ऐसे करते करते उन्होंने 3-4 बार 2000 लगा दिए और उनके 20,000 रुपये फंस गए। वो स्कैम का पार्ट बन गए और वो उस चंगुल में फंस गए। और अभी वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हम अपने पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, या अगर कोई बंदा इस चीज़ में फंस जाता है तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम जिस ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं वो रियल है या ये फेक है, कैसे पता करें हम? सबसे पहली चीज़ कि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, और लगभग लोगों को, जैसे मैंने आपके साथ में पिछले एक पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया, और भी अन्य पॉडकास्ट में या कहीं पर भी मैं ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ, जब मैं किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी व्यक्ति से जब मैं बात करता हूँ तो मैं उनको 4 पिलर्स बताता हूँ जिसकी वजह से वो एक स्कैम में या साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। लालच, अज्ञानता, डर और आलस, ये चार चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एक इंसान जो है किसी भी साइबर स्कैम में या साइबर फ्रॉड के हाथ में फंस सकता है। अब इसमें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने 2000 रुपये की करी। अब उसके अंदर उनका लालच था कि वो पैसे शायद उनको या डबल मिलने का ऑफ़र आ रहा था, या फिर हो सकता है वो बड़े ही शॉर्ट टर्म के अंदर उसको जो है मल्टीप्लाई करके कुछ बेनिफिट्स के साथ में वापस दे रहे हो, तो वो लालच में आ गए। और उसके साथ में एक उनको जो है समय तय सीमा बताई गई कि इतने समय के अंदर आपको ये काम करना होगा तो आपको वो पैसे मिलेंगे। तो ऐसी ही चीज़ों के अंदर लोग अटकते जाते हैं, और फ्रॉडस्टर्स इन्हीं चीज़ों का जो है फ़ायदा उठा करके लोगों के लालच को, लोगों के डर को, लोगों
की अज्ञानता को और लोगों के आलस को वो एक्सप्लॉइट करते हैं और उसी तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तो सर मतलब साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, लोगों तक मैसेजेस तो हम प्रॉपर तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बन रहे हैं, तो सर मतलब आपको लगता है कि सिर्फ कॉल से पहले ये चीज़ बोलना कि हाँ आप साइबर सिक्योरिटी के इसमें ट्रैप में फंस सकते हैं, इस क्राइम में फंस सकते हैं, आपको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो हैं ये इनफ है लोगों को अवेयर करने के लिए? क्योंकि अवेयरनेस तो लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन लोग फिर भी उसका शिकार हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जितना भी हम सुनते हैं, चाहे एक टेलीफोन कॉल से पहले जो है अमिताभ जी की आवाज़ के हाँ, मैं अंदर उसी की बात कर रही हूँ। जो आती है आजकल रिकॉर्डेड आपके पास में वॉइस मैसेजेस, उसके अलावा भी कुछ ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स आने लगी हैं आज की डेट में, जो ट्राई और अन्य मतलब एयरटेल वगैरह जियो ने जो स्टार्ट करी हैं कॉल्स, उनके माध्यम से जो आप लोगों को कॉल्स आती हैं वो इन्फॉर्मेशन तो है ही है। उसके अलावा भी जो डिजिटल यूज़र्स हैं, डिजिटल यूज़र्स यानी कि जिस किसी के पास में भी एक आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो या एप्पल आईफोन हो या फिर लैपटॉप या आईपैड या किसी तरीके का डिवाइस वो इस्तेमाल करते हो, उनको जो है आज की डेट में अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि हम इतने तेज़ चल रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ कि आज जो हम सीखते हैं वो कल तक पुराना हो जाता है और कल हमें नई चीज़ सीखनी पड़ती है। तो इसी तरीके से भरपूर भंडार है टेक्नोलॉजी का, जो कि हमारे इंसान के दिमाग में कभी कभी नहीं जाती है, क्योंकि कुछ लोग नॉन टेक्निकल होते हैं जिनके पास में डिवाइसेस हैं तो वो समझ नहीं पाते, उनको समझाना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो उनको समझाना ज़रूरी है कि नई चीज़ क्या है उनके लिए। और उसके अलावा काफ़ी और चीज़ें हैं कि जनरेशन्स गैप है, छोटे बच्चे से लेकर के आज की डेट में साल 1.5 साल के बच्चा जो है यूट्यूब के ऊपर कार्टून वगैरह देखता है उनके पेरेंट्स के फ़ोन के ऊपर, और यहाँ तक कि 80 साल के व्यक्ति भी आज की डेट में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत बड़े जनरेशन है लगभग जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, उनको जो है कंट्रोल करना, उनको सिखाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस देखिए, गवर्नमेंट या एक पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ये पूरे तरीके से आपको ओवरव्यू दे सकती हैं, लेकिन उसके बाद में भी आप लोगों को अपने RWAs में, कॉलोनीज़ के अंदर, स्कूल के अंदर इन माध्यमों से इन शिक्षाओं को आपको बढ़ाना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जो जहाँ पर जिस एरिया के अंदर बुज़ुर्ग व्यक्ति ज़्यादा हैं, शाम को सम्मिलित करके उनको पार्क में या कहीं पर भी आपके ऑडिटोरियम में या आपका वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस के अंदर उनको इकट्ठा करके कम से कम महीने में या 2 महीने में एक बार जो है उनका जो है रिव्यू होना चाहिए, उनको चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनको अपने डिवाइसेस को इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को भी सिक्योर रखना चाहिए और फैमिली को भी सिक्योर रखना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो डिजिटल बुनियादी ढांचा जिसको हम कह सकते हैं, वो इस खतरे के साथ जो ऑनगोइंग खतरा चल रहा है साइबर फ्रॉड्स को लेके, इसके साथ कैसे तालमेल बनाए रख सकता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का काम होता है चीज़ों को कंट्रोल करना, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने जो कोई भी तौर तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक मास स्केल के ऊपर जो है, काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर इन्फॉर्मेशन जा सकती है लोगों के पास में, वो उस माध्यम से करने लग रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ में कोई हादसा होता है तो वो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की भी कोशिश करते हैं, उनके केसेस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हम इन सब की बात करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जिनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उनके अपने अपने डिवाइसेस होते हैं, सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती है बहुत सारी, उनकी वेबसाइट्स होती हैं और अन्य चीज़ें भी होती हैं। बैकएंड के ऊपर ERP काम करता है काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, HRMS काम करता है उनका, और बहुत अलग अलग टूल्स काम करते हैं इन सबको। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी अपनी एक टीम होती है जो साइबर सिक्योरिटी को संभालती है, और उसके अलावा जो है वो उनके पास में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है जो कि इंफॉर्मेशन को देखती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से कहाँ कंट्रोल्ड होनी चाहिए और कहाँ शेयर नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन इस समय जो है, इस दौर से आज से ही नहीं, लगभग 30 साल पहले से ही वो इन चीज़ों की तरफ जो है कार्यरत हैं और सभी लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आते हैं वो उसके हिसाब से अपने सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं
और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, गैदरिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं सर ऐसे ही काम होता रहे और लोग प्रगति की राह पे चलते रहें। बिल्कुल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हर व्यक्ति अपने आप थोड़ा थोड़ा कार्य करेगा तो देश की प्रगति में ज़रूर हाथ होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहता हूँ हमेशा कि किसी भी एक व्यवसाय या ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, अगर उसका कोई भी अगर एक अंग को भी इम्पैक्ट पड़ता है, उससे उसकी खुद की रेवेन्यू के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, उसके अलावा वो देश की प्रगति की तरफ भी वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और देश की प्रगति में भी वो एक तरीके से नुकसान होता है उसकी वजह से। सर मेरा अगला सवाल होगा कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर साइबर क्राइम्स के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, और वो स्पेसिफिक स्टेट्स में ही क्यों क्रिमिनल्स जो है वो सोचते हैं कि यहाँ के लोगों को हम तुरंत बुद्धू बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, ऐसे केसेस उस स्टेट्स में ही पर्टिकुलरली क्यों देखने को मिलता है? जैसे मैंने आपको अपने 4 पिलर्स के नाम बताए जो मैं अपनी तरफ से मानता हूँ जिनकी वजह से मेजरली क्राइम होते हैं। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर या बाकी अन्य प्रदेश, झारखंड हुआ या बिहार हुआ या उड़ीसा हुआ, यहाँ पर क्राइम रेशियो थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पर डिजिटलाइजेशन थोड़ा सा कम है। और बाकी शहरों में जैसे आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लोग जो है काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और उसके अलावा उनके पास में बहुत सारे जो है अपने डिजिटल डिवाइसेस भी होते हैं। और इन यहाँ के जो है मतलब राज्यों में जो महानगर हैं, महानगर में जो लोग काम करते हैं उनके पास में समय का अभाव है, तो उसके अंदर वो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो समय के अभाव को देखते हैं लोगों के। और ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम कहूँगा मैं, साइबर क्राइम एक आम बात नहीं है। साइबर क्राइम का डेटा जो है बड़ा रिफाइंड होता है, बड़ा टारगेटेड होता है, सब्जेक्टिव होता है कि किस व्यक्ति को किस मतलब उनके अलग अलग डेटाबेस बने हुए होते हैं कि इस डेटाबेस वाले को इस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम में फंसाना है। तो उनके बड़े टारगेटेड क्राइम्स होते हैं और वो लोगों के समय के अभाव को देखते हैं, लोगों के पैटर्न्स को समझते हैं, वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसके बाद में वो उनके ऊपर जो है अपने तौर तरीके जो है अपनाने की कोशिश करते हैं और वो फिर बाद में उनको ट्रैप करते हैं। तो जो महानगर हैं जहाँ पर समय का अभाव है लोगों के पास में, जहाँ पर वो बिल्कुल भी मतलब डिजिटलाइजेशन के अंदर होते हुए भी जिनके पास समय नहीं है, वो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी शिकार बनाते हैं। सर आजकल तो एआई का ज़माना है, एआई से ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हो जा रही हैं, तो उसी तरह एआई से तो आजकल वॉइस क्लोन्स भी बन रहे हैं, फेक वीडियोस भी बन रहे हैं। तो अगर कल को हमें कोई डिजिटल एविडेंस पेश करना हो या डिजिटल एविडेंस हमारे पास हो और अगर हम उसको पेश करें तो क्या कभी लोग उस पर भरोसा कर पाएंगे? डिजिटल एविडेंसेस जब इकट्ठे करे जाते हैं वहाँ से लेकर के जब पेश किए जाते हैं वहाँ तक जो है एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र होता है। उनको आप किस तरीके से सिक्योर रखते हैं, किस एजेंसी के द्वारा वो डिजिटल एविडेंस जो इकट्ठे करे गए हैं, किस इंसान द्वारा करे गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा वो एविडेंसेस किस तरीके से स्टोर करे गए हैं वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि स्टोरेज के टाइम के ऊपर टैम्परिंग पॉसिबल है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखते हुए फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र ऑफ एविडेंस की जो है, एविडेंस जब स्टोर करा है उसके बाद में समय के हिसाब से जब उसको पेश करना है किसी के आगे, किस तरीके से पेश करा जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड हैं, आप उनके ऊपर निर्भरता रख सकते हैं, आप उनके थ्रू जो है डिजिटल फॉरेंसिक्स की मदद ले सकते हैं और आप उनके जो है सपोर्ट ले सकते हैं। जो लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी डिफेंस पर्सनल हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं लॉ एंड एनफोर्समेंट से, और उसके अलावा जो है साइबर सिक्योरिटी फील्ड के ही यंगस्टर्स हैं और जो मतलब लगभग 10 से 15 साल 20 साल कार्यरत जो लोग हैं उनके तजुर्बे अपने अपने साथ में हैं। तो ऐसी जो टीम्स हैं जिनके पास में बहुत स्पेशल टीम्स हैं, ऐसे लोगों के साथ में आप भरोसा कर सकते हैं। सर अगर हम साइबर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा देश इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में साइबर क्राइम में हमारा देश जो है वो मतलब उस वहाँ पे केसेस कम हो जाए, क्योंकि आए दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन हम कोई ना कोई मतलब एक दिन में कम से कम 5 से 10 केसेस तो आपको यूं मिल जाएंगे। तो
क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में जो क्राइम्स के केसेस हैं उसमें काफ़ी कमी आ जाए? देखिए, कमी तो आएगी, लेकिन नए पैटर्न्स भी आएंगे। तो आज के जो पैटर्न्स हैं उनमें ज़रूर कमी आएगी, लेकिन आने वाले जो पैटर्न्स हैं वो शायद इंक्रीज़ हो जाएं, तो उनको भी किसी तरीके से हैंडल करेंगे। एंड हर दिन जो है एक नया चैलेंज होता है, तो हर दिन उसकी समस्या का समाधान निकालते हैं। सारी एजेंसीज़ अपने अपने लेवल के ऊपर काम करती हैं उसी चीज़ के ऊपर, और अपना अपना सॉल्यूशंस निकाल के कंबाइन करके उसको एक तरीके से फुल प्रूफ सॉल्यूशन बनाते हैं। और दूसरी चीज़, सरकार भी अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ। आईटी पॉलिसीज़ हैं, डीपीडीपी आपका एक्ट है, तो इनके अंदर भी जो अमेंडमेंट्स हैं टाइम टू टाइम जो है रिकमेंडेड है। और गवर्नमेंट आज की डेट में कोशिश यही करती है कि कोई भी अगर नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी हो या मॉडिफाई करनी हो, जिससे कि देश का भला हो, जिससे कि लोगों का भला हो, तो आज की डेट में भारतीय सरकार जो है बहुत जल्दी उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती है और कमेटी बना करके उसको जो है रिजॉल्व कर देती है। तो ये चीज़ें जो है डेफिनेटली हमारे जो साइबर क्राइम रेशियो है इस चीज़ को जो है वो डिक्रीज़ करती है। और नॉट ओनली दैट, कि हमारे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, स्पेसिफिकली पुलिस डिपार्टमेंट है अलग अलग स्टेट्स के, वो मिलजुल के काफ़ी काम करते हैं। हम उनकी जॉइंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं कभी कभी। तो जब जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है टीम कोऑर्डिनेशन की आती है, कि कौन आदमी किस काम को कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ ख़त्म करता है। तो वहाँ पर जब कोऑर्डिनेशंस होती हैं तो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स और जो मतलब साइबर क्रिमिनल्स और गैंग्स को जो है पकड़ा गया है। और आप आने वाले मतलब समय में और भी बहुत कुछ देखेंगे। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा ही होगा कि कम से कम 1.25 करोड़ से ऊपर सिम कार्ड्स फ्रॉडुलेंट अलग अलग जगहों से जो मतलब छापेमार के अंदर जो पकड़े गए हैं। क्योंकि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट्स जो है सबसे पहले जो जड़ है क्राइम की, जिसे हम सिम कार्ड कहते हैं, जहाँ से कि डेटा जनरेट होता है, इंटरनेट जनरेट होता है, उस चीज़ को सबसे पहले वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। और वहाँ से लेकर के एक आगे तक जहाँ तक पैसे किसी के चोरी हो चुके हैं उन चीज़ों तक को कनेक्ट करके एनालाइज करके सारे पैटर्न्स को, सारे के सारे जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनको सारा देख करके जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बस अनुरोध यही है पब्लिक से, सभी हमारे देश के नागरिकों के साथ में, कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए अगर किसी के साथ में कोई भी हादसा हो, शुरू के 3 घंटे बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर वो 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप किसी को कुछ बता पाएँ और आप किसी से मदद ले लें तो बहुत जल्दी आपका फ़ायदा होगा। कि जैसे ही हादसा हुआ, जैसे ही आपने पेमेंट करी किसी को, आपको पता चला कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो अगले 3 घंटे के अंदर ही आप बिल्कुल बताएं। अगर आपको किसी के ऊपर 1% भी शक है, आप इमीडिएटली 1930 पे कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं, या cybercrime.gov.in पे आप कॉल करके इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक को ही कॉल करके उस पेमेंट को ब्लॉक करने के लिए बोल सकते हैं। आप NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसके ऊपर भी उस ट्रांजैक्शन को आप अपडेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जिस बैंक अकाउंट में या जिस खाते के अंदर पैसे गए हैं, आप उस बैंक को भी कॉल करके उनके भी नोडल ऑफिसर को आप ये कंप्लेंट इंस्टेंटली विदिन आवर्स अगर आप देते हैं तो आपका पैसा वहीं का वहीं रुक जाएगा। क्योंकि 2 से 3 घंटे में फ्रॉडस्टर्स करते क्या हैं, वो पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से चेन के अंदर वो शिफ्ट करते रहते हैं, जिससे कि उनका पैसा जो है पकड़ में ना आए। तो ये 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप रोकथाम के अंदर अपनी खुद की मदद करते हैं तो आपका पैसा तुरंत ही वापस आ सकता है। आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है साइबर क्राइम्स के साथ, डिजिटल फ्रॉड्स के साथ, आपका वन ऑफ द बेस्ट मतलब एक्सपीरियंस कौन से केस के साथ रहा है? मतलब आपको ऐसा लगा कि ये भी लोग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लोगों के साथ ऐसे स्कैम्स भी हो सकते हैं, ऐसा कोई केस आपके पास है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आपको रिवर्स साइकोलॉजी के साथ में जाना पड़ता है। तो मैंने तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि रिवर्स साइकोलॉजी प्लेज अ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रोल। जब आप विपरीत सोचते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी को पकड़ना है तो आप ये सोचिए कि आप उसको, अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते, कहाँ से बच के निकलते और किस तरीके से बच के निकलते। अगर उन रास्तों को देखते हैं, और नेचुरल सी बात है कि जब जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं हमारे, सभी उसी तरीके से रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से वो थॉट प्रोसेस रखते हैं।
बाकी टूल्स और टेक्निक्स तो बाद में आती हैं, लेकिन पहले थॉट प्रोसेस होता है एक, तो उसको लेकर के हम जो है उस चीज़ों को करते हैं एंड हम लोग जो है सक्षम है काफ़ी उस चीज़ों को पकड़ने में, करने में, और हम जो है मिटिगेट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें कि एक लेडी हैं, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, उनके पास से उनके किसी मित्र का मेरे को फ़ोन आया कि जो है हमारी फ्रेंड के साथ में लगभग फ्रॉड हुआ है, और एजम्पशन ये है कि शायद उन्होंने खुद ही कुछ जो मतलब पैसा और फ्रॉडस्टर्स को दिया है। तो वो जब इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद में उन लेडी ने मेरे से कॉन्फिडेंशियलिटी पे डिस्क्लोज़ करा कि लगभग 1,77,00,000 रुपए उनके जा चुके थे, और जिसमें से उन्होंने लगभग 1 करोड़ के आसपास तो बैंकों से लोन लिया था मात्र 3 दिन के अंदर, और बाकी जो आपके 77 लाख के आसपास जो पैसा था वो लगभग दोस्तों से लिया, कुछ अपने अकाउंट्स में था, कुछ फैमिलीज से लिया, और लेकर के वो किसी तरीके से सिर्फ 250 रुपये के फ्रॉड से वो बढ़ते 1,77,00,000 रुपए पे आके अटक गई थी लास्ट में। और जब जाकर के हमें पता चला एंड हमें शॉकिंग तो लगा कि इस तरीके से किस तरीके से हो सकता है, लेकिन जब देखा तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, बहुत ही तरीके के साथ में करा गया था, और वो जो लेडी जिनके साथ में हुआ वो भी बहुत ही हाई प्रोफाइल केस के अंदर थी। तो कुछ विचित्र चीज़ें ऐसी होती हैं, और काफ़ी ऐसे केसेस और भी हैं जो कि हमने सॉल्व करे हैं। कहीं पर किसी का 6 करोड़ है, 7 करोड़ है, 8 करोड़ है, किसी का ब्लॉकचेन में पैसा चले जाता है क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसीज़ के भी हम जो है केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वहाँ पर हम क्रिमिनोलॉजी को जो है, साइकोलॉजी को, सारी चीज़ों को कॉम्बाइन करके हम जो है देखते हैं कि क्या बेस्ट सोल्यूशन है, किस तरीके से निकलता है। तो हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में जो होते हैं, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी हमें जब हेल्प करते हैं कि हम इस तरीके से लॉफुली इन चीज़ों को करके हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर, डू यू फील कि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, जितना टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रहा है, उतना ही कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अनप्रिपेयर्ड होते जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आलस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर। क्योंकि आज हम घर पे बैठे बैठे स्विगी पे खाना मंगाते हैं, ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं, नीचे हम अपार्टमेंट से उतरना पसंद नहीं करते हैं, और आज की डेट में घर का खाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा आलस है। हम जितना इस तरफ जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ, उतने ज़्यादा हम आलस में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस आते जा रही है। वो हमारे आलस को, हमारे टाइम जोन को, हमारे टाइम को देख करके वो और ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बन रही हैं जिनको हम इस्तेमाल करना बहुत आसान तरीके से जानते हैं और डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद में हम अपने आप को और आलसी बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो डिजिटलाइजेशन की तरफ आप जितना बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको सतर्क रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस के साथ में आप डील करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशंस के बारे में भी होना चाहिए कि वो क्या डेटा आपका ले रहे हैं, दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किसी के साथ में, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ में वो अपना डेटा ज़रूर शेयर करते हैं। यहाँ तक कि आपका SMS, जो OTP के SMS वगैरह हैं, आप किसी से मंगाते हैं, वो OTP के SMS भी एक प्रेडिक्शन एनालिसिस के अंदर जाते हैं, और उससे गेस वर्क से सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि एनालाइज करते हैं कि अगर आपके ये OTP आए हैं तो इस वाली एप्लीकेशन से आने वाले समय में आपका OTP यही आएगा। वो उस चीज़ को भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और वो प्रिडिक्ट करके उसको जो है वो आपको बताते हैं कि ये आपका OTP हो सकता है, और वो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर बड़ा इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को। सर, आपने थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में बताया, तो जब हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, लेट्स से अगर हम स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर हमें लोकेशन के बारे में अगर पॉइंट आता है, कोई ऑप्शन दिया जाता है, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन होता है वहाँ पे। या तो आप जब ऐप यूज़ कर रहे हो तब आपका लोकेशन ऑन रहेगा, या तो आप पूरे टाइम लोकेशन ऑन करो, या तो फिर आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे उस ऐप को अगर आप डिनाई कर देते हो। तो इन दैट केस तो सर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है किसी चीज़ का। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जब मूव होते हैं तो हमें ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि कौन सी एप्लीकेशन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं,
हम उसको जो है किसी तरीके से अपने स्किन टोन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हेयर कलर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या अपने कपड़ों को भी चेंज करने के लिए हम उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो नेचुरल सी बात है, आप उनको अपने कैमरे का भी एक्सेस दे रहे हैं, आप उनको अपनी जो वीडियोस हैं आप उनका भी एक्सेस दे रहे हैं, आप अपनी लोकेशन भी दे रहे हैं, आप उनको फ़ोन बुक का भी एक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके दोस्त कौन है, ताकि आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट जाए आपकी तरफ से, या उनको वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करे कि आपका ये दोस्त जो है ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे, तो आप भी आइए। तो ये एक तरीके से जो है वो कंपटीशन क्रिएट करते हैं आपस के अंदर, और उसकी वजह से हमारी यंगर जनरेशन्स जो हैं स्पेसिफिकली वो ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत जाती हैं। रही बात जब हम उनको परमिशंस देते हैं, परमिशंस देते हुए हम लोकेशंस भी अलाउ ऑल कर दे, जैसे मैं आप लोगों के साथ में या दूसरे इंटरव्यूज़ में भी मैं ये कहता हूँ कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले जब वो पूछते हैं कि अलाउ ऑल या रिस्ट्रिक्ट या कंबाइंड, आप जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आप डिवाइस की लोकेशन या अपनी लोकेशन के ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हैं, आप उसके अंदर ओनली व्हेन इन यूज़ अगर उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके वो चीज़ें जो है हो सकता है आपको जो डेटा है थोड़ा बहुत आपका रुक जाए, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट के साथ में कनेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी जो आपका बैकएंड के ऊपर डेटा चल रहा होता है, क्योंकि बैकएंड एक्टिविटी भी चलती है इन एप्लीकेशंस की। अब फ्रंट एंड एक्टिविटी एक होती है, बैक एंड एक्टिविटी एक होती है। बैक एंड एक्टिविटी के ऊपर क्या है कि अगर आपने परमिशंस नहीं दी और आपने ये कहा कि जब मैं एप्लीकेशन इस्तेमाल करूं जब भी एक्टिव होनी चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें आपकी बैक एंड में भी चल रही होती है, तो वो डेटा कैप्चर करती हैं, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ेंगे, आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पुश होकर आगे चले जाएगा। तो जितनी लिमिटेड आप एप्लीकेशंस को डालेंगे, जितना आप अपने आप को जो है संभाल के रखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर है। मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाथों में लेके चलना बिल्कुल बहुत है, ज़रूरी है। बिल्कुल है। सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो हम किसी चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं। लेट्स से अगर मैंने बोला कि मुझे ये वाला ब्रांड का ये ड्रेस बहुत पसंद आया है, ऐसा वैसा, अचानक से हम देखते हैं कि गूगल पे या पर्टिकुलर ऐप्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह हमें उसके एडवर्टाइजमेंट शो होने लगते हैं। तो सर इसके पीछे एल्गोरिदम क्या चलता है? इसके पीछे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही जो काम करती है, लेकिन उसके अलावा आपके माइक्रोफोन वगैरह जो है वो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके डिवाइस का माइक्रोफोन है, एप्लीकेशन ऑलरेडी आपने उसको एक्सेस दे रखा है, तो वो डेटा पीछे स्टोर कर रही है, और वो स्टोर करके वो उन एप्लीकेशन जो आपको एड्स वगैरह आते हैं उनके साथ में जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनका जो है बिजनेस होता है, पीछे फ़ायदे होते हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। तो डेफिनेटली आप जो देखते हैं वो ये चीज़ें हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, बहुत छोटा सा क्विक सवाल है। आपने डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करी, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ चला गया है, हम डिजिटल इंडिया पे बात करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिजिटल सिक्योरिटी या डिजिटल स्कैम से निपटारा किया जाए, क्या आपको लगता है वाकई उन एरियाज़ पे काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो लगभग आपको हर दिन एक नए स्कैम या एक गैंग को पकड़े जाने की खबर आपको कम से कम नज़र आएगी। बल्कि अगर आप कुछ और वेबसाइटों पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता भी चलेगा कि हर एजेंसी, एक एंटरप्राइजेस या एक गवर्नमेंट एंटिटी या किसी के ऊपर भी कितने साइबर अटैक होते हैं डेली के डेली। इन सब का डेटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल होता है। जब इतने लार्ज स्केल के ऊपर जो है, जब सरफेस के ऊपर जब आपका सारा काम चल रहा होता है, जब भी लोगों के साथ में मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जब इतना सब कुछ होता है, तो इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर हम लोगों को सारी अपनी इन्फॉर्मेशन बड़ी सिक्योर करके रखनी पड़ती है। हम चाहे पासवर्ड कितना भी स्ट्रांग लगा लें या रख लें, एक तरीके से मान के चलिए कि पासवर्ड्स भी आपके ऑलरेडी प्रेडिक्टेड होते हैं या सॉफ्टवेयर तोड़ सकता है, लेकिन अपने आप को फ्रॉड से बचाने के लिए लिमिटेशंस में रखना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी बाउंड्री खुद तय नहीं करेंगे तो सामने वाला ज़रूर उसको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। आज की डेट में यंगर जनरेशन को अगर आप देखते हैं तो वो स्नैपचैट और व्हाट्सएप कॉल और बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉर दैट मैटर, टेलीग्राम एक डार्क वेब है,
और मैट्रिमोनियल एंड डेटिंग एप्लीकेशंस, इनके जो फ्रॉड्स होते हैं वो टेलीग्राम से ही शुरू होते हैं, क्योंकि लोग वहीं पर ही बात करना शुरू करते हैं, मिलते हैं, करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जितना किसी चीज़ के लालच में, लोभ में पड़ रहे हैं, उतना ही हमारा नुकसान है। वेल, थैंक यू सो मच सर, दिस वाज इंडीड एन इंसाइटफुल सेशन विथ यू। उम्मीद करती हूँ कि सर ने जो कुछ भी बताया, उनके जो भी इंसाइट्स और जो भी उनका एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को भी हेल्प करेगा साइबर सिक्योरिटीज़ या डिजिटल स्कैम्स जैसे प्रॉब्लम से निपटारा करने में। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आप भी साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, तो अपनी स्टोरी हमें मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपको आपके साथ होने वाले खतरों से बचा सकें और आपको अवेयर कर सकें।